नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। 19वीं सदी के शुरुआत में एक ऐसे जहाज का निर्माण हुआ जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसा जहाज है जो कभी डूब ही नहीं सकता। वह अब तक की दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जो इतना विशाल था कि उस पर एक मिनी शहर बसाया जा सकता था जिसमें 3 फुटबॉल के मैदान समा सकते थे। लेकिन वह जहाज अपने पहले व आखिरी सफर में ही अटलांटिक महासागर में डूब गया। जी दोस्तों, आज बात एक ऐसे जहाज के बारे में जो अपने समय पे सबसे तेज गति से चलने वाला जहाज था। जी दोस्तों, बात कहानी द आरएमएस टाइटैनिक की। 10 अप्रैल 1912 का दिन जो इतिहास के पन्नों में जुड़ने जा रहा था। उस समय का सबसे बड़ा जहाज द आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले व आखिरी सफर के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो रहा था। एक ऐसा जहाज जिसके बारे में लोगों का कहना था कि कभी डूबेगा ही नहीं। वह एक विशालकाय ब्रिटिश पैसेंजर जहाज था जिसका निर्माण 31 मार्च 1909 को ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने आयरलैंड के बेलफास्ट शहर के वुल्फ व हारलैंड शिपयार्ड में 3000 वर्कर की सहायता से 26 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया था। इस जहाज को बनाने में 250 से ज्यादा वर्कर घायल हुए थे और 2 वर्कर अपनी जान गंवा दिए थे। जब यह विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ, 1 लाख से भी अधिक लोग इसको देख के हैरान हो चुके थे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा जहाज बन भी सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फीट 9 इंच, चौड़ाई 89 फीट और ऊंचाई पानी के लेवल से डेक तक की 59 फीट थी। यदि टाइटैनिक को सीधा खड़ा कर दिया जाता तो उसकी ऊंचाई 17 मंजिला इमारत के बराबर होती। ये उस समय के अत्याधुनिक इंजीनियरों द्वारा डिजाइन वाष्प आधारित समुद्री जहाज था। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखें तो करीब $200 मिलियन के बराबर होगा। सन 1997 में आई हॉलीवुड मूवी टाइटैनिक के बनने का खर्च टाइटैनिक जहाज के निर्माण से खर्च से 40% अधिक था। जब यह जहाज पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तब भी इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का काम चलता ही रहा। अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल लग्जरी जहाज पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी थी। टाइटैनिक के पहले सफर में टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस टाइटैनिक के पहले सफर में न्यूयॉर्क जा रहे थे। जहाज को 65 वर्षीय कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ कमांड कर रहे थे, जो व्हाइट स्टार लाइन के सबसे अनुभवी कैप्टनों में से एक थे। उनके पास लगभग 4 दशक का अनुभव था। 908 क्रू मेंबर सहित कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 लोगों को एक साथ लेकर सफर कर सकती थी। इस जहाज में कुछ लोगों को मात्र इसलिए बैठाया गया कि व्हाइट लाइन कंपनी के अन्य 2 जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी और टाइटैनिक में पर्याप्त जगह होने के कारण उन्हें इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। टाइटैनिक के सभी यात्री अपनी पहली यात्रा के लिए काफी उत्साहित थे। टाइटैनिक में सफर करने वाले यात्रियों के लिए 3 क्लासेस थे। फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए किराया उस समय के $4300, वहीं सेकेंड क्लास में $1750 और थर्ड क्लास के लिए $30 चुकाने पड़ते थे। आज के वक्त में उस हिसाब से 50 लाख रुपए टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास में सफर के लिए चुकाने पड़ते। टाइटैनिक में टोटल 840 बेडरूम थे। फर्स्ट क्लास के लिए 416, सेकेंड क्लास के लिए 262 और थर्ड क्लास के लिए 162 रूम थे। टाइटैनिक में अधिकांश लोग एक्टर, स्पोर्ट्स प्लेयर, राजनेता और शहर के बड़े बड़े व्यापारी लोग इस ऐतिहासिक सफर को एंजॉय करने के लिए साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहे थे। और भी बहुत से लोग अमेरिका में एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए इस सफर में न्यूयॉर्क जा रहे थे। टाइटैनिक जहाज की सजावट लंदन के रिटार्ज होटल की तर्ज पर किया गया था। इस जहाज में स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक बाथटब, बियर बार इत्यादि कई टाइप की सुविधा उपलब्ध थी। इस जहाज में फर्स्ट क्लास के टिकट लेकर यात्रा कर रहे यात्री के लिए बियर की 20,000 बोतल, शराब की 15,000 बोतलें और लगभग 3,000 सिगार उपलब्ध थे। जहाज में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों और स्टाफ के लिए लगभग 86,000 पाउंड मीट,
40,000 अंडे और 40 टन आलू की व्यवस्था थी। समुद्री यात्रा कर रहे लोगों को देश दुनिया की खबरों से रूबरू करने के लिए टाइटैनिक जहाज पर अखबार की छपाई भी होती थी। इस अखबार में व्यापार जगत, हॉर्स रेसिंग रिजल्ट और दिन भर की दिनचर्या के बारे में लिखा जाता था। इसके अलावा टाइटैनिक के अखबारों में विज्ञापन भी छपे होते थे। जहाज के सफर पर निकलने के दूसरे दिन यानी 12 अप्रैल को ही 6 बर्फ के चट्टानों की चेतावनियां मिली थी, परंतु जहाज को कमांड कर रहे कैप्टन जे स्मिथ ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जहाज की स्पीड कम नहीं की और जहाज की गति को 22 नॉट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जारी रखा। जहाज के मालिक जे ब्रूस और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के संचालक ने कैप्टन को जहाज हाई स्पीड में चलाने के लिए बोला था। सफर के चौथे दिन यानी 14 अप्रैल के शाम को समय अटलांटिक महासागर का मौसम साफ था। चांद आसमान से गायब था। टाइटैनिक एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां आइसबर्ग पाए जाते हैं। जहाज 22 नॉट की स्पीड से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। रात करीब 9:40 के करीब मेसावा, जो कि एक समुद्री जहाज था, उसने एक बर्फ के मैदान की चेतावनी भेजी, जिसको नजरअंदाज कर दिया गया। रात 10 बजे के करीब लीलैंड लाइनर कैलिफोर्निया ने संदेश भेजा कि वह बर्फ से घिर जाने के कारण रुक गया है। फिलिप्स, जो कि टाइटैनिक में यात्रा संदेश को संभाल रहा था, उसने कैलिफोर्निया के रेडियो ऑपरेटर को यात्रा में बाधा बनने के लिए डांटा। दो क्रू मेंबर्स, जो कि छत पर से जहाज के सामने आने वाले सभी चीजों के बारे में कैप्टन को संदेश देते थे, उस रात दूर तक देखने के लिए दूरबीन भी नहीं लिए थे, जो कि एक बड़ी लापरवाही थी। उस रात चांद भी आसमान से गायब था, जिससे दूर दूर तक घना अंधेरा था। जहाज के छत पर से नजर बनाए हुए क्रू मेंबर के सामने आइसबर्ग देखने में लेट हो गया। रात करीब 11:40 न्यू फाउंडलैंड, कनाडा से 400 समुद्री मील लगभग 740 किलोमीटर दक्षिण में एक आइसबर्ग देखा गया। तुरंत कैप्टन को सूचित किया गया। तब तक बहुत लेट हो चुका था। जहाज के कैप्टन जब तक जहाज को बाएं मोड़ते तब तक में जहाज आइसबर्ग के एकदम पास पहुंच गया था। जहाज के कैप्टन के पास करीब 6 सेकंड का समय था। जहाज को रडार से मोड़ने में उन्हें बहुत कम समय बचा था। जहाज आइसबर्ग से टकराते हुए आगे बढ़ गया। जहाज में बैठे सभी लोगों को पता चल गया कि जहाज किसी चीज से टकरा गया है, लेकिन वो किसी भी प्रकार की अनहोनी से अनजान थे। सभी को लगता था कि यह जहाज तो अनसिंकेबल है, जो कभी डूबेगा ही नहीं। सब निस्फिक्र होके जहाज पे रिलैक्स होके बैठे थे। टकराव के बाद जहाज के मालिक जे ब्रूस, इसमें कैप्टन स्मिथ, व्हाइट स्टार लाइन के संचालक ने जहाज की क्षति का आकलन किया। जहाज के नीचे सेफ्टी के लिए बने हुए 16 डिब्बों में आगे के 5 डिब्बों में टकराव के बाद पानी भर गया था, जिससे जहाज का आगे का हिस्सा डूब सकता था। जहाज के अधिकारियों को पता चल गया था कि अब जहाज डूब जाएगा। उसने तुरंत फिलिप्स, जो कि टाइटैनिक का रेडियो ऑपरेटर था, उसको संकट संदेश भेजने के लिए आदेश दिया। सबसे पहले संकेत कारपोथिया जहाज को 15 अप्रैल को 12:20 पर पहुंचा। कर्नाड जहाज तुरंत त्रस्त लाइनर की ओर आगे बढ़ा। हालांकि कारपोथिया लगभग 58 मील दूर था जब उसे संकेत मिला और टाइटैनिक के पहुंचने में उसे 3 घंटे का समय लगता। ओलंपिक सहित अन्य जहाजों ने भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन वो सभी टाइटैनिक से बहुत दूर थे। पास में एक जहाज देखा गया था, लेकिन टाइटैनिक उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। कैलिफोर्नियाई भी आसपास के क्षेत्र में था, लेकिन रात्रि के लिए उसका वायरलेस बंद कर दिया गया था। आसपास के जहाजों में संपर्क किसी भी प्रकार की मदद न मिलता देख टाइटैनिक के अधिकारियों द्वारा सभी यात्रियों को लाइफ बोट द्वारा बाहर निकालने के लिए प्लान किया जाने लगा और निर्णय लिया गया कि सभी महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले रेस्क्यू किया जाएगा। टाइटैनिक में लाइफ बोट्स की संख्या केवल 20 ही थी, जिसमें से कुल 1178 यात्री ही सवार हो सकते थे, जो कि कुल यात्रियों की संख्या से बहुत कम थी। टाइटैनिक में 65 लाइफ बोट्स रखने के लिए जगह थी, लेकिन 27 लाइफ बोट ही रखा गया था। अंत में केवल 705 लोगों को जीवन रक्षक नाव द्वारा बचाया गया। जब सभी यात्री लाइफ बोट में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे थे, टाइटैनिक में मौजूद संगीतकारों द्वारा यात्रियों को लगातार मनोरंजन किया जा रहा था। धीरे धीरे पानी आधे जहाज में भर गया था। रात के करीब 1 बजे ग्रैंड सीढ़ी के पास बेस पर पानी को देखा गया था। कुछ पुरुष यात्री लाइफ बोट नंबर 14 में चढ़ने की कोशिश की। टाइटैनिक के अधिकारी ने अपनी पिस्टल से 3 फायर किए। हालात बुरे हो गए थे। कुछ पुरुष यात्री जहाज से कूदकर अपनी जान बचाना चाहते थे,
लेकिन अटलांटिक महासागर में तापमान -2 डिग्री था, जिससे इंसान 10 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज के कैप्टन ने नोट किया कि जहाज अब ज़्यादा देर तक ऊपर पानी के नहीं रह सकता, वो जल्द ही डूब जाएगा। रात के लगभग 2 बजे पानी जहाज के 90% हिस्से में भर गया था। जहाज पर बची एकमात्र लाइफ बोट बची थी। स्मिथ ने चालक दल को यह कहते हुए रिहा कर दिया कि यहाँ हर आदमी अपने लिए है। लोग कहते हैं कि टाइटैनिक जहाज में अंतिम बार स्मिथ को देखा गया था। उसके बाद उनका शरीर कभी भी नहीं मिला। लगभग 2:18 पर टाइटैनिक के लाइट दिखना बंद हो गए थे और विशाल जहाज टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में डूब गया। सैकड़ों यात्री और टाइटैनिक की चालक दल बर्फीले पानी में डूब गए। दलदल में फंसने के कारण लाइफ बोट में सवार लोगों ने जीवित बचे लोगों को वापस ले जाने के लिए आने में देरी कर दी। अंत में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। चालक दल के अलावा सबसे ज्यादा 710 यात्री थर्ड क्लास के सफर करने वाले मारे गए थे। कुछ महिलाएं अपने पति और बच्चों को छोड़ने से इनकार कर देने के कारण वो भी मारी गई थी। द आरएमएस टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटे लगभग बाद 3:30 पर कारपोथिया जहाज नंबर 2 लाइफ बोट के पास पहुंचा। अगले कई घंटों में कारपोथिया सभी बचे लोगों को उठा लिए थे। टाइटैनिक के चेयरमैन ने कार्यालयों के लिए एक संदेश लिखा। टाइटैनिक आज 15 अप्रैल को हिमखंड से टकराने के कारण डूब गया। इससे गंभीर नुकसान हुआ है। सुबह करीब 6 बजे कैलिफोर्निया जहाज खबर सुनकर पहुंचा। सभी जिंदा बचे लोगों को लेकर कारपोथोनिया और कैलिफोर्निया जहाज सुबह 9 बजे अमेरिका के लिए रवाना हुआ और 18 अप्रैल को भारी भीड़ की उपस्थिति में न्यूयॉर्क पहुंचे।